बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छा गाती हैं। बताइए, कल जितनी चर्चा हुई उसमें से, शाम की गोष्ठी में से कुछ। हाँ, स्पीड कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ये बोला, थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं। इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। ऑफ ही, उधर वाला ऑन कर सकते हैं कोई, देखिए। क्या वो ठीक लगा कल जितना बात हुआ हमारा? यदि लक्ष्य नहीं होता है तो अभ्यास भी नहीं होगा ना, है ना। और लक्ष्य क्या है हमारा, वो स्थिर हुआ। उससे मजेदार चीज अभी और दिखाऊंगा मैं, सब कुछ लिखा हुआ है नागराज जी ने। भाई पहले आप लोगों ने क्या सोचा, देखिए, खुशहाली कब होगी, जब हम पहले से ही सोच ले और हमको कंफर्मेशन मिले बुक में, तो और खुशहाली होगी। तो कल जितना हम लोगों ने चर्चा किया उसमें हमारी क्या स्थिति है, हम क्या चीज़ को लक्ष्य माने हुए हैं, कितने लोगों को स्थिर हो गया कि कहाँ पर है हमारी स्थिति, हम क्या चीज़ को लक्ष्य मानकर, क्या हमारा ये लक्ष्य हो गया है कि हमको विकसित चेतना में पहुंचना है, या कभी कभी अविकसित चेतना के एक दबाववश जो पीड़ा होती है उस समय हम में छटपटाहट होती है उस पीड़ा से मुक्ति के लिए, या विकसित चेतना के प्रति पूर्ण आकर्षण हो गया है, अब हमको इस पीड़ा से मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, इससे युक्त होने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा ठीक से सोचना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। एक है जो भी आवेश कहें, सडावेश कहें, अमानवीयता की पीड़ा कहें, उससे हम छटपटाते हैं किसी समय, और उससे मुक्त होने के लिए हमारे में जिज्ञासा होती है। दूसरी एक जिज्ञासा कि कोई एक विकसित चेतना है, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना, उससे युक्त होने के लिए मुझ में छटपटाहट हो रही है। दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। क्या लग रहा है कितने लोगों में इस मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के प्रति पूर्ण आकर्षण हो गया है और उसके लिए वो दिन रात सोचते हैं? बताइए। पार्शियली है, पार्शियली है, वो और अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। उससे पहले यदि आप लोगों ने कुछ गोष्ठी किया हो, उसमें से कुछ आप लोगों ने सोचा हो, कुछ रखना चाहते हो सभा में सभी लोगों के लिए, तो बता सकते हैं। कोई भी, किन्हीं को भी इच्छा हो, बताइए। जी दीदी। भैया, कल आपने जो पठन वाली बात कही थी ना, तो उस पठन में मतलब सिर्फ बुकों का पठन करना या कैसे, मतलब? ये हम जो कर रहे हैं ये पठन ही है। हाँ, ये तो है भैया, पर हर रोज की जो बात है ना, हाँ, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिसमें हमें पता नहीं चलता है कि वो शब्द से क्या इंगित कराना चाहते हैं बाबा जी, तो सिर्फ बुक पढ़ना ठीक है या कैसे उसको आगे देखना है? देखिए, कई बार होता है हम पहली बार पढ़ते हैं तो कुछ शब्द से हम फेमिलियर हो जाते हैं, कुछ शब्द का अर्थ पता नहीं चलता है, दोबारा पढ़ते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से अर्थ इंगित होता है। 3 बार 4 बार, हो सकता है 20 बार में हमारा श्रवण हो सकता है 20 बार पठन करने के बाद श्रवण हो। अभी भी मैं श्रवण कर रहा हूँ, जितनी बार पढ़ाता हूँ मेरा भी श्रवण होता है और स्पष्टता बनती है। तो ये एक बार में नहीं है कि एक बार में पढ़ लिया और सारे शब्द के अर्थ हमको इंगित हो गए। कुछ शब्दों के अर्थ इंगित हुए, वापस हम जब दोबारा फिर से पढ़ने जाते हैं तो वो जितने इंगित हुए हैं उसके साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारा अर्थ और ज़्यादा बनता है। इसके लिए मैं एक बताता हूँ कि मैं जब शुरुआत में बाबा जी के पास रहता था ना, तो मैं बुक पढ़ने का एक तो मेरा मन ही नहीं बनता था, ये समझ में नहीं आता है क्या है ये।
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ये मणि, धातु, किरण, विकिरण, मतलब उसका डिफिनीशन है वो दिमाग में आता ही नहीं था। रश्मि, किरण, विकिरण, प्रतिबिंब, अनुबिंब, प्रत्यानुबिंब। तो मैं पहला चैप्टर कॉन्फिडेंस से खोलता था, दूसरे तीसरे चैप्टर जाते जाते तक मेरा पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता, आगे पढ़ ही नहीं पाता था। फिर थोड़ी देर के बाद ना फिर से पहली बार, हम लोग का आदत क्या है ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने का ना, चैप्टर वाइज, एक चैप्टर में पहले कॉन्फिडेंस आ जाए, वो समझ में आ जाए, फिर दूसरे चैप्टर में उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर तीसरे चैप्टर में। ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी है। तो हम पहले एक चैप्टर में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसी के बाद हम दूसरे चैप्टर में जाना चाहते हैं। तो यहाँ भी वही था, ये मैक्सिमम तीसरे चैप्टर तक आते आते तक मेरा बैंड बज जाता था, फिर वो बंद करता था, फिर 2 4 5 दिन बाद फिर से पहला चैप्टर, वो तीसरे चैप्टर तक पहुँचते पहुँचते मेरी बैंड बज जाती थी। तो मैं 10 बार पढ़ लिया हूँ तीसरे चैप्टर तक, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तो एक बार मेरे को फिर बुक पढ़ने में मन नहीं लगता था, पैर दबाने में मन लगता था, ये काम ठीक लगता है, पैर दबाते रहो। तो एक बार बाबा जी मेरे को बोले, ये मानव व्यवहार दर्शन है, 4 दिन में पढ़ के ख़त्म करो। मैंने कहा 4 दिन में पढ़ के ख़त्म करो, ये क्या है, कौन सा पठन, कैसे, अब मेरे को नहीं आता ऐसे पढ़ने के लिए। तो वो मेरे को बोले जाओ पढ़ो। अब मैं गया, जा कर के वही अन्नमय कोश, प्राणमय कोश तक पहुंचा, मेरा दिमाग एकदम वो हो गया, मैं उसको बंद करके वापस आ गया। पूछे कितना पेज, मेरे से पूछा उन्होंने कितना पेज, मैंने बोला 20 पेज। बढ़िया, आप बैठो, पैर दबा। तो बढ़िया 2 4 5 मिनट पैर दबाया, जाओ पढ़ो फिर से, हैं पढ़ो फिर से। ये क्या है? मेरे को लगा वो गए, फिर से मैं जा करके, अच्छा उन्होंने कहा है, तो मेरे को ये था कि उनको दिखता है, उनको झूठ नहीं बोलना है, उनसे छुपना नहीं है। ये चीज़ मेरे अंदर स्वीकृति थी कि उनसे छुपना नहीं है, उनको झूठ नहीं बोलना है। बिना मन का नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी जा करके आगे 20 पेज 25 पेज पढ़ा, और एकदम जब सैचुरेट हो गया तो वापस फिर से आया। जैसे ही एंट्री मारता था रूम में, कितना पेज, अब बहुत मुश्किल हो गया, कोई एकदम ऐसे ही पकड़े हुए, कितना पेज। मैंने बोला बाबू जी 25 पेज और आ जा, ठीक है। थोड़ी देर फिर बैठा है, फिर बोले फिर जाओ पढ़ो। ऐसा करके 4 दिन में पूरे मानव व्यवहार दर्शन का उन्होंने पूरा पठन कराया एक बार में, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। क्योंकि जो मेरी विधि थी उससे मैं चलता था, तीसरे चौथे चैप्टर तक आते आते कि फिनिश, फिर से वापस पहला। उस बार पहली बार मैंने पूरा मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ा। उसके बाद मैं अपने में देखा कि ये पिन पॉइंटेड, कोई मुझसे पूछे कि इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, इसका क्या अर्थ है, मेरे को नहीं पता चलेगा। लेकिन इस पूरे पढ़ने से मेरे चित्रण में कुछ तो बनना शुरू हुआ। वो पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ बन रहा है, मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन स्पष्टता भी नहीं है। चित्रण बन रहा है, वो चित्रण में स्पष्टता नहीं है, जो पहले नहीं बन रहा था, जो पहले नहीं बन रहा था, क्योंकि पूरा पढ़ा नहीं था। इस पूरा पढ़ने से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे अंदर कुछ चित्रण बनने लगा, जिसको मैं देख पाया कि यार ये ऐसा पढ़ना भी काम करता है, ये जो पठन भी है मात्र, ये भी काम करता है। लोग इसको बोलते कोरा पठन से कोई फायदा नहीं है। हमने कहा आप नहीं किए इसलिए आपको नहीं लगता है, मैंने तो किया है, फायदा करता ही है। कोई एक धुंधला चित्र बनता है जो हमको स्पष्ट नहीं रहता है, लेकिन अब आपको जो धुंधला चित्र बनता है उससे आपको ये कॉन्फिडेंस आता है, नहीं कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। तो मेरा इंटरेस्ट फिर जो है वापस बना इसको एज ए नॉवेल पढ़ने के लिए। पूरा एक एक पॉइंट नहीं समझ आया, पूरा दूसरी बार पढ़ा और थोड़ा सा चित्रण स्पष्ट हुआ। 3 बार 4 बार 10 बार तो सिर्फ नॉवेल के जैसा पढ़ा उसको, 10 बार सिर्फ नॉवेल के जैसा पढ़ा। अब 10वीं बार पढ़ने के बाद जब मैं अब चित्रित देखता हूं तो पहली बार जब पढ़ा था उससे बेहतर चित्रण बन रहा है। अब 11वीं बार पढ़ रहा हूं तो थोड़ा और शोध प्रबल होता है, 12वीं बार पढ़ रहा हूं तो और शोध प्रबल होता है, और अभी तक जितनी बार मैं पढ़ रहा हूं शोध और डीप होता है, और डीप होता जाता है। तो इस पुस्तक को पढ़ने का ना एक अलग क्रम है, हम लोग को अलग तरीका है। यदि साइंस में जैसे हम पुस्तकों को पढ़े हैं वैसा पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। 10 बार तो इसको सिर्फ नॉवेल के जैसा पढ़ना चाहिए। और अपने पास तो ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हो गए हैं जहाँ पर इस पुस्तक को लेकर के कहीं अध्ययन हो रहा है, कुछ हमारे पास है, वो सब भी हमारे पास है। ऐसा पढ़ने के बाद जब हम अब रिलेट करने लगेंगे ना तो हमारा शोध होगा। बात पकड़ में आ रही है?
तो ये पढ़ने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा। इसको बाबा जी एक जगह बोलते थे ना किसी में, भानुमति का पिटारा है ये, जितनी बार खोलोगे उतनी बार कुछ नया दिखेगा। मेरे से पूछते हैं कितनी बार पढ़ा है, मैंने कहा आप काउंट नहीं करता हो, हाँ लेकिन जितनी बार भी पढ़ा हूँ उसके बाद फिर से पढ़ता हूँ तो कुछ नया तो जरूर मिलता है। तो ये तो पक्का है कि ये भानुमति का पिटारा है, ये मैं भी स्वीकार करता हूँ। जितनी बार पढ़ता हूँ कुछ नया जरूर मिलता है इसमें। क्या नया मिलता है? जितना हम अभी पात्रता हमारी जितनी है उतना हम ग्रहण कर पाते हैं, फिर उससे हमारा थोड़ा सा और पात्रता विकास होता है, हम और ग्रहण कर पाते हैं। तो दो चीजों को समझना पड़ेगा, पात्रता और वस्तु। वस्तु तो पूरा उपलब्ध करा दिया उन्होंने, हमारी पात्रता नहीं है उस पूरे वस्तु को ग्रहण करने की। तो क्या होता है, अभी तक की जितनी आपकी पात्रता बनी है उतना वस्तु आपने ग्रहण कर लिया, बाकी वस्तु आपसे ग्रहण होता नहीं है। अब आपको लगता है यार समझ में नहीं आ रहा है, स्वाभाविक है समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारी पात्रता नहीं बनी है। अब कैसे बनती है? तो जो कि समझ में नहीं आया उसको समझने के लिए जो जिज्ञासा बनी, उसी से पात्रता विकास होता है। पात्रता विकास कैसे होता है? जितना समझ में आया वो तो आपकी पात्रता थी, जितना समझ में नहीं आया उसके लिए स्वयं में जो जिज्ञासा हुई वही पात्रता विकास है। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, उसको मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा समझ में ना आए, ऐसा कुछ मैं पढ़ाऊँ जो उनको समझ में ना आए। क्यों करता हूँ ऐसा? तभी जाकर के उस पर वो अपनी कल्पनाशीलता को नियोजित करेंगे और उनका पात्रता का विकास होगा। यदि जितना उनकी पात्रता है उतना ही मैं समझाऊं, इससे मैं उनकी पात्रता विकास में कहाँ सहायक हुआ? शुरुआत में छटपटाते हैं बच्चे, लेकिन 2 साल बाद जब कॉलेज जाते हैं तब अप्रिसिएट करते हैं, सर आपने जो पढ़ाया था वही सही तरीका है। उनको लगता है कि अब मैं हर चीज़ों को समझने की एबिलिटी आ गई है, मैं नई चीज़ों को भी समझ सकता हूँ। उनको ये दिखने लगता है कि मेरे में ये एबिलिटी आ गई है जिसका पता ही उनको नहीं था पहले। तो ये पात्रता विकास जिज्ञासा के आधार पर होता है। जिज्ञासा कैसे? भाई जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी कल्पनाशीलता नियोजित करते हैं। तो यदि समझ में नहीं आ रहा है, इससे पीड़ित होने की जगह इसको जिज्ञासा की जगह, क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है जो समझ में नहीं आ रहा है। और जो समझ में नहीं आ रहा उसी के लिए तो हमारी कल्पनाशीलता नियोजित होगी। तो कल्पनाशीलता उसमें नियोजित होगी, उसी से कल्पनाशीलता और प्रखर होगी। यही है पात्रता का विकास। ये बात पकड़ में आ रही है? यही है पात्रता का विकास। हम सभी जो एक पात्रता है उसके साथ हैं ही, उससे और ज्यादा विकास करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? इसी पात्रता के साथ पूरी वस्तु ग्रहण करना चाहते हैं, जो होता नहीं है। इसी पात्रता के साथ हम पूरी वस्तु ग्रहण करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। क्षमता है लेकिन वर्तमान पात्रता तो नहीं है उसको ग्रहण करने की। वो क्या करना होगा? क्रम से ग्रहण करना होगा। जैसे कोई समाधिस्थ आदमी, उसका ये निर्णय होता है कि मुझे ये दर्शन को समझना है, उसका पात्रता बहुत डेवलप हो चुका है, वो पढ़ करके हो सकता है एक बार में ही पूरा समझ ले, अनुभव कर ले। उसको हम लोगों के जैसा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी पात्रता हमसे बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन हमारी पात्रता अभी नहीं है वैसी कि पूरी वस्तु एक ही बार में ग्रहण हो जाएगी। तो इसी दर्शन के साथ हमको लगातार बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वस्तु रूप में पूरी है। हमारी पात्रता जितनी है हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में मैंने देखा है, जो लोग भी शुरुआत में परिचय शिविर करते हैं और थोड़े जिज्ञासु होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि पूरा पढ़ करके एकदम खत्म कर देंगे, फिनिश। 6 महीना पढ़ते हैं खूब जिज्ञासु के साथ, थोड़े समय में सैचुरेट हो जाते हैं। अब उससे ज़्यादा उनको पुस्तक पढ़ करके कुछ ज़्यादा ग्रहण नहीं होता है। तो जितना तेजी से वो ग्रहण कर सकते थे, वो लगता है कि शुरुआत में बहुत फास्ट लर्निंग हुई, उसके बाद लर्निंग हो ही नहीं रही है। क्यों फास्ट लर्निंग हुई? भाई इतनी पात्रता उनकी बनी हुई थी। फास्ट लर्निंग का ये मतलब नहीं है कि वो ये उनके संस्कारवश उनकी पात्रता पहले से बनी हुई थी, इसलिए वो इतना जल्दी उसको ग्रहण कर पाए। अब आगे क्यों नहीं हो रहा है? पात्रता का विकास में समय लगता है, और उसका आधार जो मुझे लगता है वो जिज्ञासा है।
पात्रता के विकास के लिए जो आधार मुझे लगता है जिज्ञासा है। सिंपल सा मैकेनिज्म है जिज्ञासा, और कोई दूसरा चीज नहीं लगता है। ठीक लग रहा है दीदी? भैया उसमें एक दूसरी बात की, जैसे हम खुद पठन करते हैं तो कई कई बार हमें पता नहीं चलता कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके शब्द हमें पकड़ में आए तो क्या वो मेरी मान्यता थी, वही शब्द मैंने पकड़ा है, या बाबा जी जो शब्द इंगित करा रहे हैं कि अस्तित्व के अनुरूप वो मैं पकड़ रही हूँ, तो उसको कैसे देखे? मतलब वो धीरे 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 होगा। तीन चीजें बोलते हैं बाबा, जैसे कि पहले बोलते हैं शब्द, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। तो मैं अपनी ही बात कहूँ, जैसा मैं पहले जीवन को देखता था साल भर पहले, आज बदल गया। अगले साल इससे और रिफाइन होगा, वो भी बदल जाएगा। तो बदल क्या रहा है, उसमें और सूक्ष्मता आती जा रही है। ये अनुमान जो है वो अनुमान और अनुभव के क्लोज जा रहा है। तो अनुमान अनुभव नहीं है, उसमें परिवर्तन भावी ही है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम अनुभव संपन्न नहीं हो जाते। इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, विधि यही है, विधि यही है। ये प्रश्न आपके तब तक है जब तक आपको स्वयं में विश्वास नहीं हो जाता है कि जो मैं देख रहा हूं ऐसा ही है कि नहीं। ये अनुमान में ये शंका है, अनुभव में शंका नहीं होती। इसको बोलते हैं संशय और विपर्य दोष। मानव व्यवहार दर्शन में जो आपने कहा है उसमें संशय और विपर्य दोष के बारे में लिखा हुआ है। हाँ दिखा, एक मिनट में। पेज नंबर 80 उसमें जो लास्ट के दो बुलेट हैं उसमें लिखा हुआ है 80 में अध्याय 11 का लास्ट, अध्याय 11 कोई भी बुक है, अध्याय 11 के लास्ट जो दो अनुभूतियां हैं, संशय व विपर्य ब्रैकेट में भ्रम से मुक्त जो बौद्धिक स्थिति है उसकी पूर्ण समाधान, इच्छा पूर्वक किए गए अंतरंग और बहिरंग व्यवहार की आचरण तथा सार्वभौमिक सिद्धांत की नियम संज्ञा। उसके नीचे जो लिखा हुआ अनिश्चयता की संशय एवं अयथार्थता अथवा अर्थात अयथार्थ को यथार्थ मानना ही विपर्य संज्ञा है। ये दोनों दोष बने ही रहते हैं। तो जैसे अभी आप जो बोल रहे हैं वो अनिश्चयता का है, अभी आप जो बोल रहे हैं दीदी वो अनिश्चयता है, वो विपर्य दोष नहीं है। विपर्य दोष जिसको बोलते हैं कि मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है और उसी मान्यता के साथ हम चले जा रहे हैं, तो वो संशय दोष नहीं, वो विपर्य दोष हो गया। कुछ है उससे अन्यथा ही हमने मान लिया। अभी हम क्या है, उससे अन्यथा नहीं माना है, माना वही है लेकिन संशय है, अभी पूरी स्पष्टता उसमें नहीं है। तो ये रहेगा ही, स्वाभाविक है। ये धीरे 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 अनुमान जो है और दृढ़ होते जाएगा, तो जो अनिश्चयता वाला भाग है वो कम होता जाएगा, संशय कम होता जाएगा, अनुभव में जाकर के सारे संशय विपर्य दोष खत्म हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, ये रहेगा ही, ये रहेगा ही। इसलिए तो बोलते हैं अनुभव को परिपुष्ट अनुमान भी कहा। परिपुष्ट अनुमान मतलब अब वो अनुमान का विलय हो गया, अब उसमें अनिश्चयता नहीं है कि ऐसा है या नहीं है, ऐसा ही है। वो कब होता है, जब हम शब्द से अर्थ, अर्थ से जो वस्तु इंगित हो रही है वस्तु हमको साक्षात्कार हो जाए। अभी जीवन, जीवन क्या आपका स्वत्व हो गया? क्या जीवन को हमने पहचान लिया है, साक्षात्कार कर लिया है? नहीं, तर्क से अभी पहचाना है, जीवन को तर्क से पहचाना है। क्या जीवन का साक्षात्कार हो गया है? नहीं। तो संशय की स्थिति है, अनिश्चयता की स्थिति है। इसलिए जीना कई बार शरीर मूलक भी होता है, कई बार
जीवन मूलक भी होता है ना? क्या कितने लोगों को लगता है कि हमारे में दोनों फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, शरीर मूलक भी जीना होता रहता है, जीवन मूलक भी जीना होता रहता है या नहीं है? क्या पूरी तरीके से जीवन मूलक जीना होता है? क्यों नहीं हो रहा है? जीवन का साक्षात्कार नहीं हुआ, जीवन का साक्षात्कार नहीं हुआ है, तो संशय की स्थिति बनी हुई है उसमें। तो ये स्वाभाविक है, ये जागृति क्रम की स्थितियां हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग हो रहा है आपके साथ, हम आप सबकी स्थिति ऐसी, यही है जागृति क्रम। इसी को भास, आभास, प्रतीति, अनुभव भी कहा। भास भी अनुमान है, आभास उससे ज्यादा अनुमान है, प्रतीति में उससे और ज्यादा अनुमान है ना? इसमें एक और जगह अभ्यास दर्शन में ही अनुभव अपरिवर्तनीय है, यदि उसमें परिवर्तन है तो वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव के लिए भास, आभास, प्रतीति है। ये लिखा हुआ है ना? कौन सा जगह पे लिखा हुआ है? हाँ, पेज नंबर 31 में, पेज नंबर 31 में अभ्यास दर्शन। क्या लिखा हुआ है? अनुभव अपरिवर्तनीय है ना? यदि परिवर्तन है तो वह अनुभव नहीं, केवल अनुभव के लिए भास, आभास एवं प्रतीति है। कितना क्लियर लिख दिया इन्होंने? अनुभव अपरिवर्तनीय, यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो अनुभव नहीं है, भास, आभास, प्रतीति, प्रतीति को भी उसमें इंक्लूड किया। तो आज जो मुझे दिख रहा है, हाँ एकदम बढ़िया है, यही ऐसा ही है, यही है रुचि मूलक, यही है मूल्य मूलक, यही है लक्ष्य मूलक आस्वादन। 6 महीने बाद उससे अलग दिखने लगा। तो ऐसा लगता है किसी एक समय पर जो मैं देख रहा हूं ऐसा ही है, लेकिन इसका कंफर्मेशन क्या होगा? यदि ये निरंतर ऐसा बना रहेगा तभी है, यदि ये बदल जा रहा है इसका मतलब वो अनुभव नहीं है। कितना सुंदर लिखा है बाबू जी ने। अनुभव ही एकमात्र चीज है जो अपरिवर्तनीय है। अब इसमें सोचने की बात लगता है, ये जिन महापुरुषों को जो अनुभव कहा गया, उनको क्या अनुभव हुआ? उनका भी अनुभव तो अपरिवर्तनीय लगता है। बुद्ध भी जो उनको ज्ञान हुआ वो संसार को बताने गए, वो तो अपरिवर्तनीय लगा, वही ज्ञान को बारंबार बताते रहे। उनको तो नहीं ज्ञान बदल रहा है ना, उनका ज्ञान भी तो एक जैसा बना हुआ है। तो क्या वो अनुभव था या नहीं था? तो क्या उनका ज्ञान अनुभव था या नहीं था? कैसे चेक होगा? वो जो संसार को बताने गए उसमें तो उनका ज्ञान बदल नहीं रहा है ना, कि आज बताने गए तो कुछ बता रहे हैं, 2 साल बाद अलग बता रहे हैं, 4 साल बाद अलग बता रहे हैं, ऐसा था क्या? बुद्ध जब गए साधना करने के लिए, साधना करने के बाद जब वो वापस आए, उसके बाद जो वो बता रहे हैं वो बदला या एक जैसा बना रहा? अब अपने को क्या पता, जो अभी पता चलता है उसमें तो लगता है कि एक ही चीज है जो बोला वो बदला है। ऐसा तो नहीं है। नागराज जी जो बताने आए वो वही चीज बताए या उनका भी बदलता हुआ दिखता है? 70 में जो बताए, 2000 में जो बताए, 2010 में बताए, वो तो एक ही चीज बता रहे हैं, वो तो नहीं बदल रहा है। सत्ता में संपृक्त प्रकृति एक ही चीज बता रहे हैं ना, कि अलग बता रहे हैं? वो एक ही चीज बता रहे हैं, वो तो नहीं बदल रहा है ना, ये तो देखा है ना। तभी तो ये बोल रहे हैं बाद में भी कि भाई हमको 2000 जो भी है 1970 में संयम में ज्ञान हो गया। उनको दिख रहा है ना कि जो वो ज्ञान हमको बना हुआ है वो यथावत है। क्या बदला होगा? उसको व्यक्त करना इस विधि से समझ में नहीं आ रहा है। भाषा बदली होगी। भाई ये भाषा का प्रयोग किया तो अब दिखा कि अच्छा लोग इस भाषा से दूसरा अर्थ, जैसे सबसे स्टार्टिंग वाले में मैंने देखा वो अणु बोल रहे थे परमाणु को, उनको पढ़ेंगे ना तो वो आप जो है वो गठन पूर्ण परमाणु के गठन पूर्ण अणु जैसा बोल रहे थे।
सबसे पहले अणु। तो अब उनको वो शब्द जो ऐसा लगा होगा कि ये अणु जो है वो उसी वास्तविकता को इंगित कर रहा है। अब शब्दों का चयन हो रहा है। क्या हो रहा है? शब्दों का चयन हो रहा है उस वास्तविकता को इंगित कराने के लिए, उसके अर्थ को इंगित कराने के लिए। फिर पढ़ करके किसी ने कहा होगा कि बाबू जी ये शब्द तो दूसरे अर्थ में प्रयोग होता है। तो उन्होंने बोला किस अर्थ में? तो बताओ इस अर्थ में, इस वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है इस अर्थ के लिए? तो बताया परमाणु। अच्छा परमाणु है, फिर परमाणु बदल दिए। तो क्या बदलाव हो रहा है? भाषा बदल रही है। भाषा बदल रही है, अनुभव नहीं बदल रहा है। भाषा बदलते हुए लोग कोई देखेंगे अरे इनका तो अनुभव बदल गया। नहीं, अनुभव नहीं बदला है उनको, लोगों को भ्रम हो जाता है। भाषा बदली है, अनुभव नहीं बदला है उनका। यदि बदल गया मतलब उनको अनुभव नहीं था उस समय। फिर तो ऐसी संभावनाएं विगत में जिन महापुरुषों को भी हुई, वो भी एक ही चीज कहते रहे, उनका भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जो बोल रहे हैं और जो नागराज जी बोल रहे हैं, दोनों एक तो नहीं बोल रहे। तो वो जिस चीज को ज्ञान माने वो अनुभव था या नहीं था? वो तो हम दर्शन के रेफरेंस में बोल दे रहे हैं कि अनुभव नहीं था। यदि ये दर्शन हमारे पास नहीं होता, क्या हम बोल सकते थे कि वो अनुभव नहीं था? क्या लगता है, हम बोल सकते थे? नहीं बोल सकते थे। ये तो हमारे पास ये रेफरेंस आ गया है, इसके कारण से हम बोल सकते हैं कि वो अनुभव नहीं था, वो प्रतीति था। वो क्या था? प्रतीति था। ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी भी पूरा अधिकार नहीं है। जब हम खुद अनुभव संपन्न हो जाएंगे तब हम बोलने के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन जो भी हमको भास आभास हुआ है उससे भी अनुमान बन जाता है कि जो वो बोले थे वो अनुभव की भाषा नहीं थी, वो प्रतीति की भाषा थी। यदि अनुभव की भाषा होती तो जो ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, दोनों एक होना चाहिए था। और हमको तर्क संगतता इसमें लगती है, ये लगती है तर्क संगत ज्यादा है, इसलिए हमारा भास आभास इस दर्शन के लिए ज्यादा बनता है, वहां के लिए नहीं बनता है। वहां हमारे को तर्क संगतता नहीं लगती है। किसी जगह पे हम तर्क लगाते लगाते अस्वीकार हो जाता है, नहीं ये जो मूल में फंडामेंटल जो अस्तित्व की वास्तविकताओं के बारे में जो ये बोल रहे हैं ना, वो तर्क संगत नहीं लगता। यदि अस्तित्व की वास्तविकताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो तर्क संगत नहीं लगता है। वह जैसे आत्मा भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है ना, तो ये है क्या, ये माया क्या है, ये सब बहुत स्पष्ट नहीं होता। मोक्ष का स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है? ये ठीक है दीदी? स्पष्ट है? लिखा है बाबा जी ने कहीं कहीं यहाँ पे, कभी यहाँ ऐसा लिखा है उन्होंने जी। और बताइए। भैया नमस्ते। नमस्ते। ये जब भी हम शिविरों में जाते हैं और तब ये बोला जाता है कि शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु और वस्तु से वास्तविकता। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शब्द से अर्थ तो एक हमारी जो परंपरा में स्किल के हिसाब से हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई वो तो समझ में आता है, लेकिन जब अर्थ से वस्तु की बात करते हैं तो उसमें जो भौतिक और ऐसा बोल सकते हैं कि जो अपना ज्ञान अवस्था की जो इकाई है उसमें जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव के मूल्य और ये सब की जब हम बात करते हैं तो उसमें जैसे विश्वास की बात है तो विश्वास वस्तु रूप में कहाँ होगा, कैसे समझ में आएगा। तो थोड़ा भैया वो वस्तु के ऊपर थोड़ा मैं समझना चाहता था कि वस्तु एक्चुअली हम उससे क्या इंगित करना चाहते हैं। थोड़ा वो कई बार मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ डिटेल्स में मैंने कहीं पे सुना है या पढ़ा है, तो जानना चाहता था अगर आप बता सकते हैं तो भैया। अच्छा, एक भाषा मैं सुना रहा हूँ, उसको बताइएगा। 私は生命と肉体の共存である。私は生命と肉体の共存である。 बोलिए क्या है?
私は生命と肉体の共存である。 सब कुछ तो शब्द है ना? 私は生命と肉体の共存である。 कुछ अर्थ इंगित हुआ? ये बोल रहे हैं मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं जापानीज में। ये बोल रहे हैं मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं जापानीज में बोल रहे हैं। मैंने इसको दिया हिंदी तो जापानीज में, तो मैंने इसको लिख दिया मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, उसको उसने जापानीज में बताया। अर्थ इंगित हुआ? नहीं हुआ। अर्थ ही इंगित नहीं हुआ। वस्तु तो बाद में, अर्थ ही इंगित नहीं हुआ। बोल वही रहे मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, आपको अर्थ ही इंगित नहीं हो रहा है। क्यों? वो भाषा ही आपको नहीं आती है। वो भाषा ही आपको नहीं आती है तो कहां से अर्थ इंगित होगा? बात समझ में आई? तो पहली बात तो है शब्द से अर्थ। अर्थ में भाषा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिस भाषा से आप परिचित हैं उसी भाषा में आपको अर्थ इंगित होगा। यदि उस भाषा से परिचय ही नहीं है तो आपको अर्थ ही इंगित नहीं होगा। वो जापानीज में बोल रहे हैं ना, लेकिन जिनको जापानीज भाषा आती है उनको अर्थ इंगित हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एक हुआ ये अर्थ। दूसरा वस्तु, ये जीवन वस्तु क्या है, शरीर क्या वस्तु है, सहअस्तित्व क्या वस्तु है, क्या वास्तविकता है। अर्थ तो हमको इंगित हो रहा है, जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, कुछ हमारा चित्रण बन रहा है, उसमें वस्तु की आंशिकता है, लेकिन एक्चुअली में जीवन वस्तु क्या है वो बहुत स्पष्ट नहीं होता। एक हुआ शब्द का अर्थ, अर्थ के मूल में वस्तु। तो वस्तु जब हम कर रहे हैं तो वहां पर जीवन, शरीर, सहअस्तित्व, ये तीन अलग अलग वास्तविकताएं और इनका एक कलेक्टिव रूप में मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, ऐसी कोई एक वास्तविकता है जो नागराज जी को दिख रही है। मुझे अनुमान हो रहा है, दिख नहीं रहा है। मुझे अनुमान हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, मतलब मेरा उस पर अधिकार नहीं आया है, मतलब मुझे उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। मैं शरीर हूं, क्या ये आपको दिखता है या इसमें भी कंफ्यूजन है? क्या लगता है, शरीर है या नहीं है? इसमें कंफ्यूजन है या स्पष्टता है? तो आपको शरीर का हो गया, इस वस्तु का ज्ञान हो गया, लेकिन जीवन वस्तु अनुमान में है, उसका ज्ञान नहीं हुआ। जीवन वस्तु अनुमान में आया, ज्ञान में नहीं आया। शरीर के प्रति भ्रम नहीं है कि मैं शरीर हूं या नहीं है। जीवन के प्रति अभी अनुमान आया है, स्पष्टता नहीं आई। तो ये जो अनुमान आना है वो बेसिकली अर्थ के साथ वो वस्तु का अनुमान है। यदि अर्थ नहीं पता चला तो वस्तु का अनुमान भी नहीं होगा। यदि अर्थ का पता नहीं चला, वो भाषा ही नहीं आती है, तो उस वस्तु का अनुमान भी नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही है? तो वस्तु जो है वो बेसिकली अर्थ किसी वास्तविकता को इंगित कराती है। उसमें यदि हमको भाषा आती है तो अर्थ के मूल में जो वस्तु है उसका अनुमान होता है। साक्षात्कार होने पे वो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। साक्षात्कार का मतलब प्रत्यक्ष। अब मेरे को पता है भाषा से अलग ये है वास्तविकता। अब मुझे भाषा की जरूरत नहीं है, वो वस्तु रूप में मुझे दिख गया, वो मुझे वस्तु रूप में दिख गया। ये है। अच्छा, इस वास्तविकता की बात हो रही थी। अब वहां पर शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, वो वस्तु है सीधा। भाई नागराज जी को गठन पूर्ण परमाणु भाषा रूप में तो बाद में दिया, जब उनको संयम में दिखा तो एक दिखा उनको कि कोई एक वास्तविकता है। बाद में उसको नाम दिया गठन पूर्ण परमाणु, भाषा तो बाद में आया। जब उनको दिखा उस समय उनको ये थोड़ी था कि ये गठन पूर्ण परमाणु है। उस समय क्या उनको दिख रहा था? वस्तु दिख रहा था। उस वस्तु को दूसरों को जब बताने गए तब उन्होंने भाषाकरण किया कि इसको नाम देंगे गठन पूर्ण परमाणु, इसको नाम देंगे गठनशील परमाणु। क्या ऐसा ही हुआ होगा ना? या संयम में वो नाम, वो जो है नेमिंग चल रहा होगा? नहीं चल रहा था ना? संयम में तो वस्तु है सिर्फ। संयम में ये गठनशील गठनपूर्ण ये नहीं है। अनुभव में वो वस्तु दिख रही है,
उस वस्तु को जब हम दूसरों को बताने जा रहे हैं तो चिंतन पूर्वक जो चित्रण विश्लेषण हो रहा है उसमें नामकरण हो रहा है वस्तु का। चिंतन पूर्वक जो चित्रण विश्लेषण हो रहा है वहां नामकरण हो रहा है। उसमें भी जब बातचीत हुई, नागराज जी बोले कि जब भी हम किसी वस्तु को कुछ नाम देने जाते थे तो हमारे पास बहुत सारे शब्द आते थे, उसमें से हम चयन करते थे। ऐसा है ना लिखा हुआ। मतलब वो जो नाम है उसके बिना उनको वस्तु पता है। ये नामकरण की जरूरत कब है? जब मुझे आपको इसको संप्रेषित करना है तब मुझे भाषा की जरूरत है, मुझे नामकरण की जरूरत है। उनको तो जो हुआ वो सीधा वस्तु दिखा, उनको शब्द की जरूरत नहीं थी। उनको दिख गया कि कुछ ये वास्तविकता है, कुछ ये वास्तविकता है। बाद में हमको बताने के लिए वो गठनशील परमाणु, गठनपूर्ण परमाणु ऐसा शब्द रचना कर रहे हैं। वो सीधा वस्तु का उनको अनुभव हुआ है, साक्षात्कार हुआ है। क्या ये ठीक लगता है? अब हमारे में क्या है? इसी को बोल रहे हैं, वो है अनुसंधान विधि, हमारे लिए अध्ययन विधि। क्या अध्ययन विधि? अध्ययन विधि के लिए जो वस्तु उन्होंने अनुभव किया, वस्तु का जो उनको साक्षात्कार हुआ, उस वस्तु के उसको कुछ अर्थ से शब्द तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारे लिए उसको शब्द रचना की, हमारे लिए शब्द रचना किया। और शब्द रचना के माध्यम से हमारे में उस वस्तु को वो क्या करना चाह रहे हैं? चित्रित करना चाह रहे हैं। तो पहले चित्रित होगा, अनुमान में आएगा, फिर वो बुद्धि में, अवधारणा में आएगा, अनुभव में, हमारे में जो उनको वस्तु दिखा वही हमको दिख जाएगा। जर्नी ऐसे ही है, यही है अध्ययन विधि। शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। जब वस्तु हमको होगा ना, ये शब्द छूट जाएंगे। हम वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वास्तविकता है ऐसा हम उसको पहचानेंगे। ये गठनशील परमाणु है, गठनपूर्ण परमाणु है, ये भाषा ही नहीं रहेगी, ये वास्तविकता रहेगी सिर्फ। अभी हमारे साथ भाषा क्यों है? क्योंकि हम चित्रण तक हैं सीमित, इसीलिए भाषा है। चित्रण तक भाषा के माध्यम से ही हम वस्तु का अनुमान करते। चित्रण से ऊपर जैसे ही जाते हैं भाषा छूट जाती है, सीधा वो वस्तु रह जाता है, सीधा वो वस्तु रह जाता है। जब तक चित्रण में है तब तक वो भाषा के माध्यम से उस वस्तु का अनुमान होता रहता है। ये ठीक है, लेकिन प्रोसेस यही है, अध्ययन विधि में प्रोसेस यही है कि चित्रण तक ये शब्द के माध्यम से ही उस वस्तु का अनुमान होता रहेगा। इसी को अर्थ संगति कह रहे, इसी को श्रवण कह रहे, इसी को और डीप जाएंगे तो मनन कह रहे। साक्षात्कार होने पर शब्द छूट गया, वो वस्तु सीधा हमारे प्रत्यक्ष हो गया। अब शब्द के बिना हमको वो वस्तु पकड़ में आ चुका है। शब्द जिस वास्तविकता को इंगित कराना चाह रहा था वो हमारे समक्ष आ चुका है। इसको साक्षात्कार। ठीक लगता है ये? या बाबा जी के साथ कैसा हुआ होगा? ये इसको हम प्राण कोशिका कह रहे हैं, रचना सूत्र कह रहे हैं, ये सब कई सारे नाम आए ना। ये सब क्या उस समय हुआ होगा? क्या जब संयम में ये सब नामकरण चल रहा था, क्या संयम में क्या हुआ होगा? नाम के साथ वस्तु आ रहे थे क्या, कि सिर्फ वस्तु था? क्या लगता है? सिर्फ वस्तु था, शब्द थे ही नहीं। वो तो आपको हमको बताने के लिए उनको ये शब्द की जरूरत पड़ रही है। ठीक है? वही ये सब अभी हम भाषा उसको दे रहे हैं। ये वास्तविकता रूप में कुछ है जो उनको वस्तु रूप में दिख रही है। बाद में जैसे आप मुझे बताने के लिए ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं में समझ में आ रहा है, साक्षात्कार के लिए भाषा से परे है ये। बिल्कुल, वहां पर भाषा छूट जाएगी। भाषा जिस वास्तविकता को इंगित करा रहा था ना, वो वास्तविकता इंगित हो जाएगी। जैसे ये जीवन और शरीर है, जीवन प्रत्यक्ष हो गया ना, वो दिख गया कि ये जीवन है। अब वो वस्तु है, वहां भाषा नहीं है। हाँ, जो मुझे दिखा वापस आपको समझाना है, मैं फिर से भाषा के माध्यम से ही समझाऊंगा।
तो जब ये जो एक दूसरे को संप्रेषित करना है वो भाषा के माध्यम से होता है। जो दिखना है स्वयं में साक्षात्कार होना होता है वो सीधा वस्तु का होता है। ठीक है भैया, ये काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझ पा रहा हूँ मैं। आप जो ये एक्चुअली मैंने साधन भैया और अशोक भैया दोनों से ये वाला बात सुना हुआ है कि उन्होंने काफ़ी, जब शब्द देना था तो काफ़ी शब्द आ रहे थे वस्तु के रूप में, मतलब वस्तु को पहचानने में। फिर उन्होंने कुछ परंपरा के शब्द या खुद को जो ऐसा लगा कि उस हिसाब से उसको कुछ नाम दिया। तो भैया मैं ऐसा उसको सोच रहा हूँ, तो अभी तो हम गामी विधि से जा रहे हैं, अध्ययन गामी। तो क्या है कि चित्रण में वो बेसिकली हमारे तो उससे पहले शब्द आएगा, अर्थ, और फिर हम वो वस्तु, और फिर वस्तु को वो हमारी यात्रा ऐसी होगी कि मैंने अर्थ पहचान लिया, वहां से मैंने वस्तु को देखा, और फिर आप ऐसा बोल रहे हैं कि वो शब्द और भाषा छूट जाएगा मतलब मैं वस्तु के रूप में मेरे में दिखेगा विश्वास। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे उसको देखता हूं, आप बताइए सही है या नहीं, तो मुझे विश्वास पहले मेरे में दिखेगा कि मैं सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर पा रहा हूं, या पहले मेरे में दिखेगा कि मैं विश्वास कर पा रहा हूं और फिर मैं सामने के वाले के ऊपर विश्वास करूंगा, या सामने वाला मेरे ऊपर विश्वास करेगा? कैसे होगा ये विश्वास अगर मैं शब्द को ले रहा हूं? तो ये अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में आने पे स्वयं में विश्वास होता है, परस्परता में विश्वास होता है, हर चीज पे विश्वास होता है। अस्तित्व की स्थिरता, निश्चयता समझ में आने पर, अस्तित्व में विश्वास होने से स्वयं में विश्वास होता है। अस्तित्व ऐसा है। संपूर्णता में विश्वास बनता है तो उसके किसी भी पार्ट पे विश्वास बनता है। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है। वही जैसे नागराज जी की बात, क्या विश्वास? अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, ये उनको स्थिर हो गया। तो मेरा जीना सहअस्तित्व पूर्वक ही है, ये विश्वास बन जाता है। मेरा जीना सहअस्तित्व पूर्वक ही है, ये निश्चितता कैसे होती है? अस्तित्व सहअस्तित्व स्वरूप है, ऐसा पकड़ में आता है। बात ये देख रहे हैं? अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है। जब ये स्थिर हो गया, अब मैं अस्तित्व की एक इकाई हूं, तो मेरा भी स्थिर होगा कि नहीं होगा कि मैं सहअस्तित्व पूर्वक ही जीऊं? नहीं होगा स्थिर। यदि स्थिर नहीं हुआ है तो अस्तित्व सहअस्तित्व है, यही हमारे में स्थिर नहीं है। यदि अस्तित्व सहअस्तित्व है, मुझ में स्थिर हुआ, इसका प्रमाण रूप में मैं सहअस्तित्व में पूर्वक ही जीऊंगा, मैं सहअस्तित्व पूर्वक ही जीऊंगा, ये स्थिर होगा। सहअस्तित्व पूर्वक जीने का मतलब ही है आपके साथ मेरा परस्पर पूरकता ही निर्वाह के रूप में निकल के आता है, दूसरा कुछ और निकल के आता ही नहीं है। आप पूरकता करो या ना करो, मेरा तो निश्चित हो गया मैं पूरकता का ही निर्वाह करूंगा। और आप क्यों नहीं कर रहे हो ये भी समझ में आता है, क्योंकि आपको वो सहअस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ है। तो मेरी पूरकता क्या निकल के आती है? आपको भी सहअस्तित्व का अनुभव हो जाए तो आप भी मेरे लिए पूरक, मैं भी आपके लिए पूरक हो, उभय तृप्ति हो जाएगा। इसी को कहा धीरता, वीरता, उदारता। धीरता का मतलब है न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता। क्या है न्याय में निष्ठा एवं दृढ़ता? मुझे ये दिख गया अस्तित्व सहअस्तित्व है और मैं अस्तित्व की एक इकाई हूं, तो मेरा जीना सहअस्तित्व में ही है ना? तो अब मेरे लिए दबाव नहीं है, ऐसा जीना ही मुझे स्वीकार है। अस्वीकारिता का प्रश्न ही नहीं बनता। ये कोई मैनेजमेंट नहीं है, ये मैनेजमेंट नहीं है कि हम मैनेज कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त अपना उद्गार है। आप समझ पा रहे हैं? स्वयं स्फूर्त उद्गार है। ऐसा जीना बाध्यता नहीं है, ऐसा जीना मेरा स्वयं स्फूर्त होता है। आप अन्याय करते हैं तो भी मेरे को कोई दबाव नहीं बनता है, क्योंकि मैं उस सहअस्तित्व के नियम के अनुरूप ही जीता हूं। ये सूक्ष्म है,
मैं किस नियम के अनुरूप जीता हूं? जिस नियम को मैंने अस्तित्व में पहचान लिया है, ऐसा ही है ये। अब उसी नियम से मैं क्या करता हूं? जीता हूं। उससे अन्यथा से मैं जीता ही नहीं हूं। तो संबंधों में ये परस्पर पूरकता से ही मैं जीता हूं। इसीलिए मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 88 अध्याय 13 देखिए सबसे नीचे में क्या लिखा हुआ है। 88 अध्याय 13 में मानव में परस्पर पूरकता व उपयोगिता व्यवहार की एक सूत्रता है। एक सूत्रता से सफलता की ओर अन्यथा असफलता की ओर गति है। उसके नीचे वाला लाइन, सहअस्तित्व में विरोध नहीं एक सूत्रता है। सहअस्तित्व में विरोध नहीं एक सूत्रता है। अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। लिख दिया ना उन्होंने। अतः सहअस्तित्व मानव जीवन में व्यवहार का लक्ष्य सिद्ध हुआ। तो इसको दूसरे तरीके से मैं बताऊं, इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। ये बताइए किसी भी चीज पे नियंत्रण कैसे आता है? आप फैन को कम ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कहीं और प्रोड्यूस हो रही है, आप यहां तक लेते आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को आप फैन में मोशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नियम की पहचान हो गई। नियम की पहचान हुई। नियम को पहचानने से क्या आ जाता है? उस पर नियंत्रण आ जाता है। नियम को पहचानने से क्या आ जाता है? नियंत्रण। क्या बिना नियम को पहचाने नियंत्रण करना मानव ने सीखा क्या? जहां भी नियंत्रण करना सीखा है उससे पहले उसने उसके नियम को पहचाना है। जितना नियम को पहचाना उतना ही नियंत्रण करना आया, जितना नहीं पहचान में आया उतना नियंत्रण नहीं आया। सिंपल सी बात, आज से 100 साल पहले कि एक जगह से दूसरी जगह आदमी बात कर पाता था क्या? नहीं। क्यों? नियम की पहचान नहीं हुई। अब आप इस धरती के किसी भी कोने में रहिए, हम बातचीत कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? नियम की पहचान हो गई। तो नियम पहचान में आता है तो उससे स्वयं स्फूर्त विधि से नियंत्रण आ जाता है। अब यदि मैं अपने बात करूं, क्या मैं सुखी होना चाहता हूं, ये नियम है या नहीं है? क्या मेरे में चॉइस है? मैं सुखी नहीं होऊंगा, मैं दुखी ही होना चाहूंगा। क्या ये मेरे पास चॉइस है क्या? मानव धर्म बराबर सुख जिसको बोल रहे हैं, क्या मेरे पास चॉइस है क्या? किसी व्यक्ति के पास चॉइस है? वो कहेगा नहीं, मैं सुखी नहीं होना चाहता हूं, मैं दुखी होना चाहता हूं। है क्या? एक सार्वभौमिक नियम को पहचान लिया, मानव धर्म बराबर सुख। हम सभी सुखी होना चाहते हैं। अब इसका दूसरा जो नियम है, सुखी किस नियम से होंगे? सुखी होना की चाहना तो हर एक में है, नियति विधि से। सुखी होने की चाहना हर एक में नियति विधि से है। तो उस सुखी होने का प्रावधान भी कुछ होगा। चाहना तो है, सुखी होने का प्रावधान, किस नियम से मानव सुखी होगा इसका भी कोई प्रावधान होगा। वो कौन सा नियम होगा? वो कौन सा नियम होगा? वो नियम होगा सहअस्तित्व। सहअस्तित्व के नियम को समझने से ही हम सुखी होते हैं, वरना सुखी नहीं होते। तो एक बार मुझे समझ में आ गया कि मैं सुखी होना चाहता हूं, मेरे सुखी होने का नियम क्या है, सहअस्तित्व को समझ के सहअस्तित्व में जीना ही सुखी होने का स्वरूप है। तो ऐसा जीना बाध्यता नहीं है, ऐसा जीना ही मेरे लिए सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि यही नियम है। इसी नियम से मेरा ये नियंत्रण है, यही वास्तविकता है, यही नियम है, इसी नियम से मैं नियंत्रित हूं। सिंपल सा देख ले।
जिस भी संबंध में, जिस भी व्यक्ति के प्रति विरोध का भाव जिस भी क्षण आया, उस क्षण आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? सोच के देखिए। जिस भी क्षण, जिस भी व्यक्ति के लिए, जिस भी संबंध में विरोध का भाव आया, उन क्षणों में आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? क्या होते हैं? दुखी होना भी एक नियम के तहत है, सुखी होना भी एक नियम के तहत ही। इतना मेरे को क्लियर दिखता है कि मेरे में जिस भी क्षण में विरोध का भाव आया, मेरा दुख निश्चित है, मेरा दुख निश्चित है। मैं उसको व्यक्त करूं या ना करूं। मैं बैठे बैठे मेरी पत्नी को लेकर के इरिटेट होता रहूं, देखो अभी तक नहीं आई है ना, लेट कर दी है, मुझ में विरोध का भाव आया, उसी क्षण मैं क्या होऊंगा? दुखी होगा। उसी क्षण मुझ में उनके प्रति निगेटिविटी आ गई, विरोध का भाव आ गया, उसी क्षण हमने नियम को तोड़ दिया। कौन सा नियम? सुखी होने का नियम। क्या है सुखी होने का नियम? निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध ही दुख है। निर्विरोधिता ही सुख है, विरोध ही दुख है। आप अपने संबंधों में जांच के देखिए, जब भी आप दुखी होते हैं, आप में विरोध का भाव आता है या नहीं आता है? ठीक पहले विरोध का भाव आता है या नहीं आता है? देखिए, सभी लोग देखें, संबंधों में दुख हुआ है? बताइए भैया, आप बताइए भैया, कभी संबंध में उठापटक हुआ है? तो जब होता है तो उसमें क्या होता है? आप में विरोध का भाव रहता है या निर्विरोधिता रहती है? पक्का ना? आप बताइए भैया, विरोध का भाव आता है ना? देखिए, इनके लिए सबसे अच्छा अवसर है जागृत होने का। कोई इधर उधर जा सकते हैं, इनको तो हमेशा ये रहना है और सबसे पूरी तरीके से ध्यान भी रखना है। ये सो भी नहीं सकते, सबसे ज्यादा देखिए ये खड़े भी रहते हैं तो उपकार भी कार्य इनका सबसे ज्यादा हो। तो क्या लगता है, परिवार में जब भी संबंधों में कुछ भी दुख होता है, पीड़ा होती है, उस समय क्या होता है? विरोध का भाव आता है, तभी होता है ना? या निर्विरोध रहते हुए दुखी होते हैं? क्या लगता है? विरोध का भाव आएगा तभी दुख होगा। सामान्य से भी लोगों को समझ में आता है। इसका मतलब सुखी दुखी होने का नियम हमको पता चल गया। अब हमको नियम पता चल गया, ऐसा लगता है, अनुमान हुआ है, निश्चितता नहीं हुई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो आदमी का क्या? फिर से कुछ नहीं, जो करना है कर लो, विरोध का भाव पालना है पाल लो, हो गए दुखी। ये नियम मैंने बता दिया। आपको करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस, वो करना है नहीं करना है आपकी चॉइस। नियम ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धीरे 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 ये नियम जितना स्थिर होते जाएगा, जितना पकड़ में आते जाएगा, हमको ये सुखी होने का प्रयास जो भी हम इस नियम से जब सुखी होने लगेंगे, अपने आप स्वीकृति हो जाएगी, निर्विरोधिता पूर्वक जीना ही सुख है। ये आंदोलन बंद हो जाएगा, ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे, ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे। कैसे हम विश्वास करें, कैसे हम संसार पर विश्वास करें, प्रश्न ही नहीं आएगा हमारा। ठीक है ये भैया? एक्चुअली आपने अभी बोला ना, अनुमान के रूप में तो समझ में आता है, लेकिन भैया जब हम लोग काफ़ी, मतलब मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जब काफ़ी एंग्रोस्ड हो जाता हूँ कुछ हम कर रहे हैं उसमें, और हम कर रहे हैं तो दो ही चीज़ होती है, या तो हम बेसिकली कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं, दो ही चीज़ होता है। तो तब है ना, हमारे लिए कार्य एकदम महत्वपूर्ण हो जाता है और व्यवहार एकदम पीछे रह जाता है। ठीक है। और होता क्या है कि फिर वी ऑलवेज सी दैट टाइम एफर्ट, मतलब मैं मेरी भाषा में बात कर रहा हूं, तो क्या है उसमें फिर अपने को तुरंत दिखता है, राइट, कि ये ठीक नहीं हो रहा है। बाद में समझ में आता है, कई बार 1-2 दिन के बाद समझ में आता है, कई बार कई घंटों के बाद, कई बार रात को समझ में आता है जब हम सोने जाते हैं, या कई बार उस टाइम पे ही समझ में आ जाता है। ये मैं वो भी समझता हूं, ये क्रम है, ऐसे ही होगा, लेकिन इसकी पीड़ा बहुत ज्यादा होती है भैया। मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि यू नो व्हाट शुड आई डू, इट्स लाइक मतलब एकदम क्रैम्प हो जाती है सिचुएशन।
तो मतलब मैं भैया उसमें से काफ़ी महीनों से गुजर रहा हूँ, मतलब ये सब चीज़ों में, क्योंकि ये अभी काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो दिखता है राइट कि ये ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, और मैं वो कर नहीं पाता हूँ। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि वो हमें नहीं करने के बावजूद भी करना पड़ता है। तो भैया इसको कैसे, मतलब मुझे मालूम है अभ्यास से ही आएगा, ये सब समझ में आता है, लेकिन मुझे मालूम है कोई गोली नहीं है इसकी, तो मुझे ही करना है। वो सहअस्तित्व वाला जो अभी आपने बताया वैसे मालूम ही है, लेकिन हम उस टाइम पे भूल जाते हैं या वो अभ्यास में नहीं है। तो क्या ये यही है भैया, मतलब ऐसे ही होता है या और कुछ उसमें और सूक्ष्मता में देखना चाहिए? हम करने में ज़्यादा चले जाते हैं, समझने में कम रहते हैं। समझने करने को पैरेलल लेके चलना पड़ेगा। समझने करने को पैरेलल लेके चलना चाहिए। हम करने में बहुत जल्दी भाग जाते हैं क्योंकि वो दिखता है। जैसे ही परिचय शिविर किया, सब कुछ किया, अरे यार तुरंत संस्थान बनाएंगे, तुरंत सब कुछ कर देंगे, ये फटाफट फटाफट लोगों का अध्ययन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, उस पर तुरंत हमारा दिमाग दौड़ता है। समझने में प्रवृत्ति कम हो जाती है, इससे असंतुलन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? हम करने वाले भाग में ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं करना है, लेकिन जो करना है उसके साथ साथ समझने वाले भाग को भी पैरेलल लेके चलेंगे ना, संतुलन बना रहेगा। थोड़ा सा समझे, आवेशित होके खूब करने में चले गए, लेकिन उसकी योग्यता नहीं थी उसको सही दिशा देने की। उसमें साथ साथ जो व्यवहार पक्ष जुड़ा, उस व्यवहार पक्ष को, जो उसमें धीरता बनाए रखने की हमारी योग्यता नहीं थी, मामला बिगड़ने लगता है। उस व्यवहार पक्ष को में जो निष्ठा बनाए रखना था, धीरता बनाए रखना था, उसकी योग्यता नहीं थी हम में। अपनी योग्यता से ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम ले लिया, पिट गए, पिट करके वापस अध्ययन में आए। यही मैकेनिज्म है। अब अध्ययन की आवश्यकता लगती है। तो ये एक तरीके से कहे ना, सही भी है। करना गलत नहीं है, करने जाते हैं तो अपना मूल्यांकन भी होता है कि हमसे जीना नहीं हो पा रहा, तो और ज़्यादा समझने के लिए तीव्रता बनती है, पीड़ा बनती है। तो अच्छा ही है, आप में पीड़ा बनती हुई है, ये उत्सव मनाने का अवसर है, परेशान होने का अवसर नहीं है। तीव्र पीड़ा जल्दी राहत। आप पीड़ित नहीं होते तो राहत के लिए ढूंढते भी नहीं। तो आपको ऐसा लग रहा है मैं तो खुशहाली मनाता हूँ, सही में खुशहाली है, क्योंकि अब आपकी कल्पनाशीलता इस पर नियोजित होने के लिए तैयार हो गई। क्यों, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अब आपकी पीड़ा बनी है, आप में इसमें और गहराई से इसको समझने के लिए तीव्रता बनी है। क्यों बनी? आप वो करने गए, करने में आपको परेशानी आने लगी, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, इस अर्थ में आप में पीड़ा हुई। कैसे संतुलन बनाए, उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। अध्ययन करेंगे, इससे कॉन्फिडेंस और आएगा। जो नहीं कर पा रहे थे वहां जाकर के कुछ करने लग जाएंगे, संतुलन बना पाएंगे। फिर क्या होगा, उससे बड़ा कुछ और प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें असंतुलन होने लगेगा, फिर से पीड़ा होगी, फिर से अध्ययन में आएंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? यही माध्यम है, यही तरीका है। थ्योरी एप्लीकेशन, थ्योरी एप्लीकेशन। जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, आप लोग भी पढ़ाते होंगे, जो उनको पता होगा, पहले थ्योरी बता देते हैं, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऐसा ऐसा है। जब बताते हैं बच्चों को तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। बच्चे लोग हाँ सर समझ में आ गया। लो, इसका एप्लीकेशन नहीं हुआ। एप्लीकेशन यदि अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब है? नियम नहीं पकड़ में आया। मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, 2 4 5 10 अप्लाई करके दिखाता हूं, बच्चे को हाँ सर अब समझ में आ रहा है, ठीक है। 11वां दिया बन गया, 12वां दिया बन गया, 13वां दिया नहीं बना। अरे सर, फिर से अटक गए। वापस फिर से वो जाकर के नियम को और गहराई से समझते हैं, नियम को और गहराई से समझते हैं। फिर आते हैं अप्लाई करने, अप्लाई हो जाता है। फिर 2 4 क्वेश्चन और किया, उससे
फिर एक क्वेश्चन आया जो नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हो रहा है? तो नियम में लगता है और गहराई में जाने का वहां पर जिज्ञासा बनता है। ये भी ऐसा ही है, जितना समझ में आया उसको जीने गए तो हम कुछ जी पाते हैं, कहीं अटक जाते हैं। जैसे ही अटकते हैं, अरे समझने वाले भाग में कुछ कमी है, तभी अटके हैं, तो वापस समझने की पीड़ा बनती है। समझते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अब हमारी समझ विकसित हुई, वापस फिर से जीने जाते हैं, जहां दिक्कत हो रही थी जीने लग जाते हैं। फिर उससे और सूक्ष्म जगह पर जीना नहीं बनता है, वापस फिर से समझने के लिए हमारे में जिज्ञासा बनती है। समझना जीना, यही है थ्योरी एप्लीकेशन। ये क्या होगा? ये चक्र क्रम है। जितना समझ में आया उसको जीने का प्रयास कीजिए। जीने के प्रयास में एक कंफर्मेशन होता है कि इतना समझ में आया है, बाकी नहीं समझ में आया है, उसके लिए जिज्ञासा बन जाती है और समझने की। और समझते हैं, उससे हम और ज़्यादा जीने लग जाते हैं। उसमें अब और सूक्ष्म जगह पे जीना नहीं बनता है, तो समझ को और सूक्ष्मता से हमको विकसित करना पड़ता है। यही है मैकेनिज्म, जैसे साइंस करते हैं वही है, और इसी प्रोसेस में आप आए हैं। यही मेथड है। मुझे तो यही मेथड समझ में आता है, समझना जीना ऐसा। इसी को अध्ययन अभ्यास विधि बोल रहे हैं। यही है अभ्यास। जितना समझ में आया उसके अनुरूप जीना, जितना जीना नहीं बन रहा है उसके लिए और समझ के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाना। ये ठीक है? ऐसा ही है ना? यदि हमको ऐसा नहीं होगा कि हम पूरा समझ लेंगे उसके बाद जीने में जाएंगे, पूरा समझ लिए अब जीने में जाएंगे, ऐसा होगा क्या? हम तब तक नहीं जिएंगे जब तक हमको समझ में पूरा नहीं आ जाता है। हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूरा समझ है, क्या पूरा समझ है, हमको समझ में ही नहीं आएगा। वो एक कहानी बताते हैं ना, कोई एक तपस्वी थे बढ़िया पेड़ के नीचे, वो क्या कर रहे थे? साधना कर रहे थे बहुत लंबे समय से। फिर कोई जो पक्षी है और आए, खूब जो है शोर करने लगा, तो उससे उनकी तपस्या भंग हुई और आंख खोल करके उसकी तरफ देखा तो वो जल के भस्म हो गए। उनको लगता है मेरी तपस्या सफल हो गई, मुझे सिद्धि मिल गई। बढ़िया है, वो निकल के चला आया, बोले मेरी साधना सफल हो गई, मेरे को सिद्धि मिल गई। ऐसा करते हुए एक घर के पास उसको भूख लगी, भोजन मांगा, तो अंदर से आवाज आई, महाराज जी रुकिए, अभी मैं अपने पति को भोजन दे रही हूँ, उनको देने के बाद आपके आके देती हूँ। तो 2 मिनट 4 मिनट जो है वो रुका, 5वें 6ठे मिनट के बाद ना उसके अंदर जो है विचार आने लगा, ये औरत मुझे नहीं जानती है, अभी इसको जला के भस्म कर दूंगा, है ना? ऐसा ये सोच रही थी, सोच रहा था ये महात्मा। अंदर से स्त्री की आवाज आई, महात्मा जी मुझे वो पेड़ वाली चिड़िया मत समझिएगा, है ना? मैं वो चिड़िया नहीं हूं कि जिसको आप भस्म कर देंगे। महात्मा की बैंड बज गई। यार मैंने यहां सोचा, उसको वहां पता चल गया, उसको लगा यार अभी हमसे ज्यादा सिद्ध है, वापस फिर से साधना करने चला गया कि हमसे ज्यादा सिद्ध पाए हुए लोग पर। तो हमारी हालत भी यही है। कुछ कॉन्फिडेंस आई होता है, हम आते हैं जीने के लिए, लोग पटक देते हैं हमको, लोग हमको पटक देते हैं, नकार देते हैं, और जैसे ही नकारते हैं हम क्षुब्ध हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? क्षुब्ध हो जाते हैं। चलो भाई फिर से अध्ययन करने। यही तरीका है, हम वापस अध्ययन करने आते हैं। मैं खुद भी आप लोगों को अध्यापन कराने नहीं, मैं खुद अध्ययन करने भी आता हूं। ईमानदारी से बताऊं तो मैं खुद भी अध्ययन करने ही आता हूं। आपके साथ मेरा भी तो अध्ययन होता है, आपके साथ मेरा भी तो शोध होता है, ये मेरी भी तो उपलब्धि है। तो मैं भी अध्ययन करने के क्रम में ही हूं, मुझे बेनिफिट हो जाता है आपके माध्यम से, आपको मेरे माध्यम से हो जाता है, दोनों पूरक हो गए। ये क्रम पकड़ में आया ना? ये क्रम पकड़ में आना बहुत जरूरी है, वरना हम ये मानते रहेंगे एक बार पूरा समझ लेंगे फिर जीने में आएंगे, और पूरा समझ लिया कि नहीं समझ लिया ये पता ही नहीं चलेगा। पूरा समझ लिया कि नहीं समझ लिया ये पता ही नहीं चलेगा। और जब तक साइंस में थ्योरी देखिए ना कैसे इवॉल्व, आज के दिन जो ये ट्यूबलाइट दिखता है, क्या आज से 20 साल पहले ऐसा होता था क्या? कितना बड़ा सा आता था,
उसमें चोक, कॉइल, स्टार्टर, इसको घुमाना पड़ता था। कितना कॉम्प्लिकेटेड था कि नहीं? ट्यूबलाइट बेसिक देखेंगे तो वैसा ही दिखता है, लेकिन आज और उसमें डिफरेंस है ना। वहां पर किसी एक नियम को पहचाना था, उससे उसको क्या कर रहे थे? जला रहे थे। लेकिन जितना समझा उससे और लगा यार इसको और अच्छे से समझा जा सकता है, उसमें और डीप में गए तो उससे और ज्यादा मॉडिफाई हुआ, और डीप में गए और ज्यादा मॉडिफाई हुआ, और डीप में गए, आज यहां पहुंचे हैं। 10 साल बाद कुछ अलग ही होगा, 10 साल बाद कुछ अलग ही होगा। वो है ना एलेक्सा, है ना, वो उनके यहाँ भैया के यहाँ है ना, एलेक्सा सोफा फैन बंद हो जाओ, बंद हो जाते, ओके ठीक है बंद हो जाते हैं। एलेक्सा सोफा फैन ऑन हो जाओ, ओके मैं ऑन हो जाते। अब ये देखिए बोल करके, अब बोल करके ही काम चल रहा है। तो जितना हम सूक्ष्मता में पहचानते जा रहे हैं, हम उसको और ज्यादा अप्लाई कर पा रहे हैं। मोबाइल की बात करें, पहले लैंडलाइन होता था, वायर के माध्यम से हम पहचानते थे, एक दूसरे की आवाज पहुंचाते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? वायरलेस हुआ, बातचीत कर पा रहे। अब लगा यार सिर्फ बातचीत कर पा रहे हैं, यदि हम वीडियो भी देख पाते तो वीडियो भी आ गया। ये क्रम से नियम को और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म पहचानते गए, तब तो ऐसा हुआ। आज से 20 साल बाद का मोबाइल ऐसा नहीं होगा, वो कुछ अलग ही होगा जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। 20 साल बाद ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी यूएसए का वर्चुअली यहां प्रेजेंट हो, चेयर पे बैठा हुआ, वर्चुअली यहां बैठा हुआ हो, जैसा आप बैठे हुए हैं वर्चुअली वो भी यहां बैठा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। और आप जैसे मुझसे बातचीत कर रहे हैं, वो मुझसे ऐसे ही वर्चुअली बातचीत करे, मुझे लगेगा कि वो तो यहीं बैठा हुआ है, और उसको लगेगा कि मैं तो सामने सामने बात कर रहा हूं। ऐसी संभावना है, हो ही सकता है ये सब चीजें। तो नियम को जितनी सूक्ष्मता से पहचानेंगे, उतना ज्यादा नियंत्रण करना आएगा। ठीक है, तो इस दर्शन के साथ भी वैसा ही है। व्यवहार के नियम, व्यवहार के नियम को जितना पहचाना उतना जीने में प्रयोग करते हैं। जितना प्रयोग करते हैं उससे कंफर्मेशन होता है। इतना तो समझ में आया है, और सूक्ष्मता की आवश्यकता है, क्योंकि हम नहीं जी पा रहे उस सूक्ष्म जगह पे। तो हम वापस व्यवहार के नियम में और सूक्ष्मता को पहचानेंगे, और सूक्ष्मता को पहचानेंगे। इसी विधि से ही हम पूर्णता तक पहुंचेंगे। इसीलिए इसको नाम दे रहे हैं अध्ययन, जो अभ्यास, अनुकरण, अनुसरण विधि। ठीक है भैया, तो इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए, हम कई बार निगेटिव सेंस में देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ बताइए जी। हेलो भैया, कल कल एक घटना घटी कि शाम को फ़ोन आया कि मेरे एक फ्रेंड थे, काफ़ी पुराने फ्रेंड थे बिजनेस के, तो उनका शरीर शांत हो गया। जो कि मतलब काफ़ी क्लोज थे हम लोग बिजनेस में। और उसके बाद पहले उनका क्रम था कि उनके छोटे भाई थे, 10 साल पहले उनका शरीर शांत हो गया था। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। फिर अब अपने परिवार, काफ़ी दिक्कतों में परिवार का वो किया। तो अब उनका भी शरीर शांत हो गया। अब उनके मम्मी पापा हैं और वाइफ हैं और छोटे ब्रदर की वाइफ हैं। तो अब जैसे हम काफ़ी डिस्कस करते थे आपस में जब होते थे, तो कल रात को मैं काफ़ी पीड़ा में गया कि इस तरीके से भी होता है। तो इमीडिएट थॉट तो ये आया दिमाग में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपना इस पर ध्यान दिया जाए, पठन पर ध्यान दिया जाए, ताकि हम जो अभी आप कह रहे हैं नियम की पहचान। तो पूरी रात चलता रहा भैया कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस तरीके से भागीदारी करनी चाहिए। मतलब अभी भागीदारी करने की स्थिति नहीं है, तो मतलब किस तरीके से समझदारी बढ़ाई जाए पहले, फिर ईमानदारी से, जिम्मेदारी से भागीदारी किस तरीके। तो ये सारा चलता रहा भैया पूरी रात। और अब ये जो डिस्कशन चल रहा है सारा, उसमें से मैं ये समझना चाह रहा हूँ भैया कि मैं अपनी पात्रता का विकास और
अभ्यास के रूप में मतलब किस तरीके से देखूं इस घटना को भैया, क्योंकि अंदर से तो काफ़ी पीड़ा है कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं वहाँ हूँ नहीं, और मतलब होता तो भी वहाँ भी होता तो पता नहीं जा पाता या नहीं जा पाता, पर एक अंदर से काफ़ी पीड़ा है कि ऐसा होता है। तो किस तरीके से इसको अभ्यास के रूप में भैया मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। नहीं, अच्छी बात। देखिए, एक तो इसका नियम क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। पेज नंबर 10 में अभ्यास दर्शन, उसमें जो लिखा हुआ है, स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं वो ही दूसरों के लिए भी हैं, ऐसी स्वीकृति क्षमता ही संवेदना है। स्वयं के लिए जो घटनाएं वेदना के कारण हैं वो वे ही दूसरों के लिए भी हैं, ऐसी स्वीकृति क्षमता ही संवेदना है। अभी जैसे आपने कहा आपको वेदना है, आपने मेरे को अभिव्यक्त किया। अब क्या है, जो आपकी वेदना है मैं अपने लिए देखता हूं कि यदि मेरे साथ ऐसी घटित हुआ होता तो मेरे में भी वो वेदना होती। इस अर्थ में आपके लिए वो संवेदना ही होता है। ये बात पकड़ में आ रही है? आपको क्या हो रहा है, आपके मित्र के साथ जो घटना घटी वो घटना यदि हमारे साथ घटी होती तो वो हमारे लिए भी वेदना का कारण बनती। इस अर्थ में आपकी संवेदना उनके लिए है। ये बात पकड़ में आ रही है? जो घटनाएं स्वयं के लिए वेदना का कारण है वो ही दूसरों के लिए भी है। अभी हम आप में क्या हो रहा है, आप उस घटना को स्वयं की स्थिति पर आकलित कर रहे हो कि यदि मेरे साथ होता मुझे दिक्कत होती, मुझे तकलीफ होती, और उस समय मैं अपने मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रखता। यही चीज आप में जो स्वीकृति है उनमें हुई है, इसीलिए आप में वो संवेदना आ रही है कि जो मुझ में अपेक्षा होती वही अपेक्षा तो उनमें भी होगी। इस अर्थ में आप में वो आ रही है कि मुझे उनका सहयोग करना चाहिए। क्या यही है ना? इसी को संवेदना कह रहे हैं ना। अब उसके ऊपर जो लिख रहा है, यांत्रिकता की सीमा में आस्वादन की आवश्यकता, संज्ञानशीलता संवेदनशीलता की सीमा में सामाजिक मूल्यों की आवश्यकताएं तथा कल्पनाएं हैं। तो अब उसमें जो लिख रहे हैं उसमें फिर नीचे लिख रहे हैं, इसके अभाव में मानव जीवन में निहित विशेष मूल्यों का प्रयोजन सिद्ध होना संभव नहीं है। इसी व्यवस्था वश मानव सामाजिक मूल्यों के आचरण, अनुसरण एवं अनुसरण के लिए बाध्य है। तो मात्र संवेदनशीलता से नहीं होगा, संज्ञानशीलता में आना पड़ेगा। क्या आना पड़ेगा? देखिए, ये जो अब प्रॉब्लम दो चीजें हैं। एक है प्रॉब्लम व्यवस्थागत प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम क्या है? व्यवस्थागत प्रॉब्लम, कि उनके चले जाने से जो परिवार व्यवस्था है डिस्टर्ब हो गई है। मेरे में भी यदि मैं चला जाता या मेरे भाई, तो परिवार व्यवस्था डिस्टर्ब होती। उसके लिए सहयोग की अपेक्षा थी, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा थी। तो जो आपको सामाजिक सहयोग की अपेक्षा थी वही आप अपेक्षा रखते कि उनको भी सामाजिक सहयोग की अपेक्षा है और मुझे करना चाहिए, है या नहीं है? यदि समाज में ऐसी संवेदनशीलता भी आ जाए ना, कोई तकलीफ नहीं है। लोग सक्षम हैं इस तरीके की घटनाओं को संभालने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए। दिक्कत कहाँ है? मानव संवेदनहीन हो गया है। दिक्कत कहाँ है? मानव संवेदनहीन हो गया है। यही दिक्कत है। समाधान क्या है कि मानव कैसे संवेदनशील हो और उसके मूल में कैसे संज्ञानशील हो, यही समाधान है।
उनके लिए जितना आपको बन पड़ता है वो आप करेंगे ही। एक और बढ़िया चीज इससे रिलेटेड जो अभी आपने पूछा, पेज नंबर मानव व्यवहार दर्शन में 127 मित्र संबंध लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है जिसमें बैर का अभाव हो उसकी मित्र संज्ञा है। उसके जो नीचे लिखा है, इस संबंध में यह आवश्यक है कि एक पक्ष यदि किसी विपरीत घटना या परिस्थिति से घिर जाए तो दूसरा पक्ष अपना पूरा तन मन धन व्यय करने के लिए तथा मित्र को उस घटना विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, यही मित्रता की चरम उपलब्धि है। क्या सुंदर लिखा है ना, लिख दिया है ना कि यदि कोई एक पक्ष जो किसी विशेष विपरीत घटना या परिस्थिति से घिर जाए तो दूसरा पक्ष अपना पूरा तन मन धन व्यय करने के लिए तथा उस मित्र को उस घटना विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से उबारने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, यही मित्रता की चरम उपलब्धि है। तो करना ही चाहिए। यदि मित्रता को हमने स्वीकार किया है, हमारा मित्र किसी विशेष परिस्थिति में घटना में ग्रसित हो गया है, हमको पूरा तन मन धन लगाना ही चाहिए उस मित्र को उस जो भी है परिस्थिति से उबारने के लिए। यही मित्रता की कसौटी है, यही चरम उपलब्धि है। ठीक है, बाकी निर्णय तो आप लेंगे। इसके संदर्भ में जो दर्शन में दिया हुआ है जहां जहां, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी आपने मित्र संबंध में बताया, परिवार संबंध में नहीं बताया। तो मित्र संबंध में यहाँ बहुत सुंदर लिखा हुआ है। उसके आधार पर आपको जैसा उचित लगे आप कीजिए, निर्णय आप लीजिए, है ना। मेरा जो सहयोग हो सकता है, मैं यही समझा कि भाई इसको तात्विक रूप में क्या यहाँ बोल रहे हैं, व्यवहारिक रूप में क्या बोल रहे हैं, उस व्यवहारिकता को दर्शन में जैसा कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया। मैं इतना ही सहयोग कर सकता हूं ना कि भाई व्यवहारिकता का निर्वाह क्या है इस स्थिति में दर्शन में कहा गया है, उस आधार पर आप निर्णय लें। इसमें जैसे आपने अभी बताया कि पात्रता का विकास करने की जो जिज्ञासा भी उत्पन्न कर, इसमें पात्रता का विकास पर्टिकुलरली पात्रता का विकास के क्रम को मैं कैसे समझूं कि मुझे हाउ डू आई रिएक्ट राइट नाउ, मतलब वही तो अभी कुछ घटनाएं घटी हैं, उसमें आपने जिज्ञासा जागी है ना कि इस स्थिति में मेरा क्या दायित्व कर्तव्य होना चाहिए, उसी पर तो हम आपका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं। यही तो है पात्रता का विकास। इस स्थिति में आपके दायित्व कर्तव्य क्या होना चाहिए आप पहचान नहीं पा रहे, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये घटना घटी है इसलिए अभी आप में ये जिज्ञासा आई है कि हमारा दायित्व कर्तव्य क्या होना चाहिए। यही है पात्रता का विकास। ये जो जिज्ञासा आप में जागी ना कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, वो जो जिज्ञासा आई तो उसके लिए आप शोध कर रहे हैं। ये शोध कर रहे हैं, आपको ये पकड़ में आता है। यही है पात्रता का विकास होने पर ये वस्तु आपको क्या हो गई, अब आपको उपलब्ध हो गई। पहले भी पढ़ा होगा लेकिन ये आपको वैसा ग्रहण नहीं हुआ होगा। लेकिन अभी चूंकि परिस्थिति वैसी घट गई है, वैसी परिस्थिति घटित होने पे अब आप में वो पात्रता बनी है इस चीज को ग्रहण करने की। इसी का ध्यान आकर्षण मैं करा रहा हूं। क्यों अभी इसको करा रहा हूं? अभी आप में वो पात्रता उस दिशा में बनती हुई दिखती है, तो मैं इस वस्तु को आपको उपलब्ध कराने का कोशिश कर रहा हूं। यदि नई घटना घटी होती तो ये वस्तु भी आपको उपलब्ध नहीं कराता मैं। ये बात पकड़ में आ रही है? यही है, इसी विधि से पात्रता। कोई एक ऐसी स्थिति आई जिसमें हमसे जीना नहीं बन रहा है, उस आधार पर हमको जिज्ञासा हो गई कि कैसे जिया जाए। ये जिज्ञासा ही पात्रता का विकास है। ये जिज्ञासा ही पात्रता का विकास है। ठीक है ना? ये व्यवहारिक प्रश्न था, उस व्यवहारिकता का उत्तर जो दिया हुआ था, जितना मुझे लग पाया मैंने उसको आपको रखा। ठीक है, थैंक यू, है ना? निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा जी। और कुछ है? देखिए कितने तरीके की जिज्ञासाएं, हर तरीके का उत्तर मिलता है ना इसमें।
हर स्थिति परिस्थिति में निभने के लिए उत्तर दिखता है ना। मेरा यही है, अभी जैसे मैं पढ़ा हुआ हूं, तब तो मैं आपको वो बता सकता हूं, देखो यहां लिखा हुआ ये, ऐसा शोध कार्य हमको करना पड़ेगा, ऐसा शोध कार्य हमको पुस्तकों के साथ बारंबार बारंबार करना होगा, ये अभी बाकी है। ऐसा शोध कार्य होना बाकी है, स्वयं के लिए और परस्परता में, संवाद में भी। तो जो भी मैं बातचीत करूं, मेरा ऐसा रहता है कि पुस्तक को रेफरेंस लेके बातचीत करें। इसलिए कल से जितनी भी बातचीत रख रहा हूं, बारंबार पुस्तकों को ला रहा हूं ना। मैं अपनी बात कहने का अधिकारी तब हो जाऊंगा जब मैं अनुभव संपन्न हो जाऊंगा, फिर इस बिना पुस्तक के में भी मैं बोल सकता हूं। लेकिन अभी तो मेरा अनुमान है, तो पुस्तकों के साथ रखना ही मुझे बेस्ट लगता है। कोई दिक्कत? बढ़िया। तो फिर से, और कुछ नहीं है तो वापस फिर से आए, है ना। फिर से बताइए, लक्ष्य क्या निश्चित हुआ? लक्ष्य सुखपूर्वक जीना हो गया है क्या? पक्का? अभी लगता है, अभी लगता है। उसके लिए एक अच्छा हम लोग अभ्यास दर्शन में पेज नंबर 92 है ना, 28th चैप्टर 28, उसको पढ़ा जाए। 2-3 बार पहले इसको पढ़ ले। 28th चैप्टर है ना, जिज्ञासात्मकता सुखी होने के अर्थ में एवं आवेशात्मक क्रियाकलाप के फलस्वरूप पीड़ाएं प्रसिद्ध है। उसको एक बार पढ़ा जाए, 2-3 बार पढ़ा जाए, 2-3 बार इसको पढ़ा जाए। खासकर ये जो 4 है ना, औचित्यता के प्रति स्वीकृति, उसके नीचे औचित्यता की अस्वीकृति में पीड़ा, ब्रैकेट में समाधान की जिज्ञासा, उसके और नीचे अनौचित्यता की अस्वीकृति ही औचित्यता की अपेक्षा, फिर अनौचित्यता की स्वीकृति पीड़ा। 4 कैटेगरी का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये 4 कैटेगरी में दिया हुआ है ना, और उससे वो भी लिखा हुआ है। औचित्यता और अनौचित्यता जो है, उचित और अनुचित से जुड़ा हुआ है ना। उचित से औचित्यता, अनुचित से अनौचित्यता, ऐसा जुड़ा हुआ है।
क्या स्पष्ट हुआ? अभी कहाँ दिख रहे हैं? अपन किस कैटेगरी में रखें? हम इस चारों में से कहाँ पर हैं? अपना अपना मूल्यांकन करें। कहाँ दिख रहे हैं हम? दूसरे तीसरे में? पहले वाले में तो नहीं है? नहीं। बस ये समझ में आया है ना? हाँ, दूसरे तीसरे वाले में ट्रांजिशन हो रहा है, पहले वाले में तो नहीं हो पा रहा है। वहां रहते तो यहाँ बैठे नहीं रहते। यदि फोर्थ वाले में हैं, वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो मना शुद्ध वाले में आ जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा? मना शुद्ध वाले में आ जाएगा। विषय भोग को श्रेष्ठ मान करके वो हरास की ओर गतित है। वो देखिए हरास, बस बस 4 विषय 5 संवेदनाओं को ही लक्ष्य मान करके जो चल रहे हैं, वो हरास, ऋणात्मक परिवर्तन की संभावना और अपराध प्रवृत्ति। हम भी कभी इस जगह पे थे, वहां से हम पीड़ित होकर के हम वहां से पहले यहां आए। कहां पे आए? अनुचितता की अस्वीकृति। पहले हमने अनुचितता को क्या किया? अस्वीकार किया। नहीं, ये हमको स्वीकार नहीं है। पहले तो स्वीकार करके बैठे हुए थे, एक समय क्या हुआ? अस्वीकार हो गया। हाँ, हो सकता है, फोर्थ और थर्ड में हो सकता है, अनुचितता की स्वीकृति हो सकती है, उससे पीड़ा होती होगी। वो तो लिखा हुआ है, इसलिए हरास की तरफ जाते होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे अस्वीकृतियां भी होने लगी है। अनुचितता की अस्वीकृति, 4 विषय 5 संवेदनाओं के प्रति अस्वीकृति होने लगी है। ये सुखी होने का स्रोत नहीं है। ये कुछ तो अस्वीकृतियां होने लगी है ना? क्या सभी में अस्वीकृतियां हो रही हैं? वो तो उसको स्वीकार करके बहुत सारे लोग चल ही रहे। 4 विषय 5 संवेदनाओं में डूबा हुआ है ना संसार, है ना? उसको स्वीकार करके चल रहे हैं, तो वो फोर्थ में है। हम में से कहीं ना कहीं कुछ लोग उसको अस्वीकार करने लगे, तो हम कहां पे आ गए? तीसरे वाले में। इसलिए विकास, गुणात्मक परिवर्तन की संभावना हमें बनी है। वहां जो स्वीकार नहीं हो रहा, अनुचितता की स्वीकृति है, वो पीड़ित है, ह्रास की ओर ऋणात्मक परिवर्तन, अपराध प्रवृत्ति दिखती है उनमें। देखिए, हमने अस्वीकार किया, हमारे में विकास, गुणात्मक परिवर्तन की संभावना हुआ है, हुआ नहीं है, उसकी संभावना का उदय हुआ है। वहां जो अनुचितता की जिनमें स्वीकृति है, उनमें तो विकास और गुणात्मक परिवर्तन की संभावना ही नहीं है। अभी वहां है क्या? वहां संभावना नहीं है। तो अभी हम फोर्थ से यहां थर्ड पर तो आ गए, है ना? बीच बीच में कहीं होता होगा कि फोर्थ में चले जाते होंगे, फोर्थ थर्ड ऐसा चलता होगा। धीरे धीरे फोर्थ कम होते जाता है, थर्ड पे स्थिर होते जाते हैं। अब यही है, यहीं से है पीड़ा। ये अनुचितता की अस्वीकृति ही पीड़ा है। शुरुआत कहाँ है? अनुचितता की अस्वीकृति ही पीड़ा है। मैं अपना जर्नी जो देखता हूं, मैं आईआईटी में जाके क्यों परेशान हुआ, यही मेरे साथ ये थर्ड वाली घटना होने लगी। मेरे को वो अनुचितता की अस्वीकृति होने लगी। औचित्यता का पता नहीं है, औचित्यता का पता नहीं है, लेकिन अनुचितता की अस्वीकृति होने लगी थी। यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं अपना जागृति क्रम का इस यात्रा का देखूं तो एक समय तक अनुचितता की स्वीकृति थी, ह्रास, ऋणात्मक परिवर्तन, अपराध प्रवृत्ति की तरफ जा रहा था मामला, लेकिन किसी कारणवश पीड़ित भी थे, किसी कारणवश मुझ में उसके प्रति अस्वीकृति हो गई। अच्छा, मैं उसमें चकित भी होता था, ये मुझे ही अस्वीकृत क्यों हो रहा है, इनको अस्वीकृत क्यों नहीं हो रहा है? आप लोगों को भी होता होगा। मैं अपने कॉलेज फ्रेंड में सब लोग साथ, ये मुझे अस्वीकृत क्यों हो रहा है, इनको क्यों स्वीकार हो रहा है? वही तो, उनको जो जिनको वो स्वीकार हो रहा है, 4 विषय 5 समझना है, वो हमारे बारे में सोचते हैं, इनको क्यों नहीं स्वीकार हो रहा है?
और हम सोचते हैं कि यार इनको पीड़ा क्यों नहीं हो रही है, 4 विषय 5 संवेदनाओं में ऐसे दग्ध है, होता है ना। कितने दिन जो है इसी में हमारे परिवार में चल ही रहा है अभी। माता पिता सोचते हैं कि कहाँ वो चला गया है, और मैं सोचता हूँ माता पिता को क्यों नहीं ध्यान में आ रहा है। दोनों एक दूसरे का ऐसा मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हम जब ये जो तीसरी स्थिति मिनिमम रिक्वायरमेंट है जागृति में आगे बढ़ने के लिए, ये जो चौथा है शुद्ध रूप से पशु, चौथे वाले को शुद्ध रूप से क्या बोलेंगे, पशु। शुद्ध रूप से पशु है, इसलिए उसमें लिखा है ह्रास, ऋणात्मक परिवर्तन, अपराध प्रवृत्ति, शुद्ध रूप से पशु। यहां पर अब आ गया कि जागृति क्रम में वो आ गया, अब संभावना हो गई, अब गुणात्मक परिवर्तन की संभावना हो गई, अनौचित्यता की अस्वीकृति आ गई, तो अब गुणात्मक परिवर्तन की संभावना हो गई। अब इससे और आगे, और एक और आगे, अब उससे और आगे स्थिति क्या है, औचित्यता की अस्वीकृति में पीड़ा। अब अनौचित्यता से छूट के औचित्यता की अस्वीकृति में अब हमारे में समाधान की जिज्ञासा आ रही है। अब औचित्यता जो है वो हमको पढ़ तो रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं हुआ है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं हुआ है। देखिए नागराज जी ने क्या किया, नागराज जी के दर्शन में कौन आ रहे हैं, ये तीसरे वाले कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, तीसरे वाले कैटेगरी के लोग आ रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? चौथे वाले को ताने की जरूरत ही नहीं है, चौथे वाले को ताने की जरूरत नहीं। चौथा वाला आएगा क्या दर्शन में? नहीं आएगा, है ना। ये मूर्ख लोग हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तीसरे वाले ही आएंगे। अब तीसरे वाले जो आए उनको नागराज जी ने क्या किया, दर्शन पढ़ो, दर्शन पढ़ो। क्या कर रहे हैं, औचित्यता जो है उसको दे रहे हैं। अब अनौचित्यता को नकारने वाला कुछ काम नहीं कर रहा है, वो तो अनुचितता की अस्वीकृति तो हो ही चुकी है। अब आपको क्या करना उसमें, अनुचितता की तो अस्वीकृति हो ही चुकी है। अब उनको लगा अब इसको औचित्यता दे दो, अब वो देने लग रहे हैं। अब आप थर्ड से कहां पे आ रहे हो, सेकंड में आने की कोशिश कर रहे हो। अब आप में समाधान की जिज्ञासा बन रही है, स्वीकृति नहीं हुई है। जो स्वीकृति होने का मतलब विकसित चेतना को हमने स्वीकार लिया, अब ऐसा ही जीना है, ये तय हो गया। ये अभी नहीं हुआ है लेकिन क्रम से ये पहले थर्ड से सेकंड पे ही आएंगे। तो औचित्यता की अस्वीकृति में पीड़ा, समाधान की जिज्ञासा, ह्रास, ऋणात्मक गुणात्मक परिवर्तन की संभावना। इसलिए अब दोनों हमारे में दिखता है, कभी गुणात्मक भी दिखता है, कभी ऋणात्मक भी दिखता है, कभी गुणात्मक भी दिखता है, कभी ऋणात्मक भी दिखता है, कभी विकास भी दिखता है, कभी ह्रास भी दिखता है, दोनों चलता रहता है ना। ऐसा क्रम करते करते औचित्यता के प्रति स्वीकृति, अब ये स्वीकार हो गया, यही है जीने का स्वरूप। तब विकास, गुणात्मक परिवर्तन, परिवर्तन के लिए जिज्ञासा की संभावना। अब ह्रास से मुक्त हो गया वो, अब वो विकास की दिशा में चल दिया। आ गई मेरी बात समझ में? पहले वाले में अभी हम नहीं पहुंचे, और अच्छे से कैटेगराइज हो गया ना। जो कल हम लक्ष्य को तय करने की बात कर रहे थे, अभी हम कहां पर पहुंचे हैं, तीसरे से हम आए थे, दूसरे वाले में ट्रांजिशन हमारा हो रहा है, पहले वाले में होना अभी बाकी है, होगा। तीसरे से सीधा फर्स्ट में थोड़ी जाएंगे, वो तो पहले क्या कर रहे हैं, आओ ना, आ तो गए हो, तीसरे में ही हो। चौथे वाले तो इनके पास आते नहीं, तीसरे वाले आ गए हो, कुछ नहीं, ये लो पुस्तक पढ़ो। जो भी नागराज जी के पास आए ना, पूरा पुस्तक पढ़ो। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ नहीं, बातचीत नहीं, कुछ ये ध्यान मेडिटेशन कुछ नहीं, कोई मेडिटेशन करो कुछ नहीं, क्या पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। ये तो देखा ही होगा ना। ये जीवन विद्या में अभी क्या चल रहा है, कोई कहीं से भी आ जाए, आ जाओ, आ गए हो ना, आए हो तो पता ही है। अच्छा, जिनको अनुचितता की स्वीकृति है उनको जबरदस्ती हम देने जाए। अभी मैं गया था एक जगह शिविर लेने, कुछ देर तक बातचीत हुई, फिर 2 बच्चे थे यंग, बीटेक कंप्लीट करके कुछ अपना परिवार का बिजनेस देख रहे थे, बड़ा हम्बल तरीके से, कोई मन नहीं है।
फिर भी परिवार वाले समझाइए इसको। क्यों समझाएं आप, मतलब थोड़ा सा ये ग्रहण नहीं हो रहा है ना। वो चौथे कैटेगरी में है, हम जबरदस्ती का उसको ज्ञान देना चाह रहे हैं। वो चौथे कैटेगरी में है, हम उनको ज्ञान देना चाह रहे हैं। आवश्यकता भी नहीं है उनको, अभी शादी विवाह भी नहीं हुआ है, हमेशा हॉस्टल लाइफ जिए हैं, परिवार में जीने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों के साथ बढ़िया मजा है, पैसा है, बढ़िया घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, हम जबरदस्ती दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। हाँ, किसी एक समय वो जीने में परेशान होंगे, पीड़ित होंगे, अब उनको होगा अनुचितता की अस्वीकृति, तब वो समझने के लिए आएंगे। तब तक हस्तक्षेप ना किया जाए। हम हस्तक्षेप कर देंगे ना, तो जब वो थर्ड में आएंगे ना, तो किसी और जगह जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। तो वो जो फोर्थ वाले हैं, उनमें कभी कभी थर्ड में वो आएंगे, लेकिन आपने इतना उस पर ऐसा इंक्रोचमेंट कर दिया होता है कि वो आएंगे तो कहीं और जाएंगे, आपके यहां नहीं आएंगे, है ना। तो हम उनके जो है ना विकास में हस्तक्षेप कर दिए, संभावना ही खत्म कर दिया। ठीक है, इसलिए अब नागराज जी जो भी तीसरे वाले आ रहे हैं, पूरा पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। क्या पुस्तक पढ़ करके विकसित चेतना को चित्रित करा रहे हैं, क्या होना चाहिए मानव को, होना कैसे चाहिए मानव को, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं खुद अपना देखता हूं कि ये बाबा जी ने ना बहुत वो किया, मतलब भाषण पे यार बड़ा गड़बड़ कर दिया। हम आए थे अनुचितता से मुक्ति के लिए, इतना बड़ा कार्यक्रम दे दिया है, 10 जन्म 20 जन्म का कार्यक्रम दे दिया। ये विकसित चेतना, मानवीय स्वभाव, विषय दृष्टि में जीना, ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम दे दिया। कई बार लगता है हम आए थे छोटा चीज के लिए, इससे दुख पीड़ा से मुक्ति हो जाए, है ना, ये अनुचितता से हमारा मुक्ति हो जाए। अब इन्होंने बोला पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते 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 ये उचित जो भी चीज है स्वीकार हो गया। अब मामला अटक गया। अब हमारे में धीरे धीरे, मैं अपनी बात बताऊं, मेरा तीसरा वाला भाग बहुत कम हो गया, दूसरे वाले भाग पे पहुंच गया। अब उसकी पीड़ा नहीं है कि अनुचितता से मुक्त होना है, उसकी पीड़ा नहीं है, औचित्यता से युक्त होना है, अब इसकी पीड़ा हो गई। बात समझ में आ रही, क्या ट्रांजिशन हो गया। औचित्यता, अनुचितता से मुक्ति के लिए अब हमारा कल्पनाशीलता नहीं जा रहा है ना, क्या करना है उसको। पहले तो वो आता था तो मैं परेशान हो जाता था, पहले जैसे ही वो उसके अनुरूप कल्पनाशीलता मेरी फैलती थी, 4 विषय 5 संवेदनाओं के, उससे मैं बहुत परेशान हो जाता था, कैसे उससे मुक्त हो, उसके लिए मैं छटपटाता था। आज आता है मैं सोचता ही नहीं। क्यों? आज जो औचित्यता स्थापित हो गई है, इससे कैसे युक्त हो इसके लिए सोचता, इसके लिए नहीं सोचता। उन्होंने कैसे इसको स्थापित किया, पूरा पुस्तक को पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ते 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 हमको ये विकसित चेतना स्वीकार हो गया, ये उचित लगने लगा। अविकसित चेतना को नकारा हुआ था, विकसित चेतना को स्वीकारा हुआ नहीं था। फिर से, अविकसित चेतना को नकारा हुआ था, विकसित चेतना को स्वीकारा हुआ नहीं था। क्या लगता है, विकसित चेतना का कोई स्वरूप स्पष्ट था, उसको स्वीकारे हुए थे, लेकिन अविकसित चेतना को नकारा हुआ था ना। तो निगेटिव जो है हमको वो दिख रहा है, पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो हमारा सारा प्रयास था निगेटिव से मुक्त होने का, पॉजिटिव से युक्त होने का नहीं था। बात समझ में आ रही है। ये लक्ष्य को मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हम जो आए थे किस लक्ष्य से, इस अनुचितता से जो अस्वीकृति हो गई है उससे मुक्ति पाने आए थे। यही था हमारा लक्ष्य, यही था हमारा लक्ष्य, यही था दुख से मुक्ति का लक्ष्य। नागराज जी ने क्या कर दिया, लक्ष्य ही बदल दिया। वो पूरा पुस्तक पढ़ करके वो औचित्यता हमने स्थापित कर दिए। अविकसित चेतना से मुक्ति के जगह विकसित चेतना को हमने चित्रित कर दिया। अब हमारा सारा कल्पनाशीलता चलता है कैसे मैं मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से संपन्न हो जाऊं। पहले क्या चलता था, कैसे मैं अमानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से मुक्त हो जाऊं। अब क्या चलने लगा, कैसे मैं मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि से युक्त हो जाऊं। अभी भी ये चलता है, लेकिन हमारा ध्यान इधर की ओर नहीं है। अब हमारा ध्यान क्या है, इस दिशा में कि मैं इससे कैसे युक्त हो जाऊं। अभ्यास बदल गया, अभ्यास बदल गया। अब मैं अपना जिसको देखता हूं, मैं अपने ही बात को बोलता हूं। मुझ में जो ये दर्शन के माध्यम से परिवर्तन हुआ है, मैं अपनी ही बात बताता हूं। मैं आया था इससे मुक्ति के लिए। इस दर्शन में मैं, या नागराज जी के पास मैं इस
इसके लिए नहीं आया था, इसके लिए नहीं आया था, मैं आया था इसके लिए नहीं, इसके मुक्ति के लिए आया था। उन्होंने ये पकड़ा दिया, ये पकड़ा करके जब मुझ में ये स्वीकार हो गया तो अब मैं इससे युक्त होने का प्रयास कर रहा हूं। आप हम सबकी शायद लगभग यही स्थिति है। ब्रेक 10:30 बजे था ना? हाँ, मेरे 11 बजे कल का है वो क्लॉक सेट था। अभी ब्रेक ले लेते हैं, फिर से इसको आगे करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। फिर से सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी चीज छूटा हुआ नहीं है इस दर्शन में, है ना? तो इसलिए इसको 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 शोध किया जाए। देखिए, नागराज जी के प्रति कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। सब कुछ लिखा हुआ है, हम बैठ करके आपस में शोध करें।